Subscribe to my channel learners and press the bell icon to get the notifications first. So hello and welcome everyone to our channel learners। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स के बारे में। ये होगा थोड़ा डिटेल्ड एनसीईआरटी बेस्ड, आप कह सकते हैं वन शॉट सीरीज टाइप होगा, जिसमें सारी थियरी जो होगी वो एक लेक्चर में कवर होगी। इसे कहते हैं वन शॉट, जो मैं हूँ स्पेशली प्रोवाइड करता हूँ। अब इसमें क्या होगा, स्पेसिफिकेशन, तो इसमें होगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा एनसीईआरटी के बेस्ड ही होगा। अब एनसीईआरटी के बेस्ड तो आप बोलोगे भैया फिर आरडी शर्मा हो सकता, तो आरडी शर्मा के लिए एक अलग से लेक्चर करेंगे, बट पहले बिल्डिंग के लिए हमें बेस बनाना पड़ता है। वैसे ही हम थोड़ा बेस बनाएंगे एनसीईआरटी के लेक्चर्स के। एनसीईआरटी के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप थोड़े बेसिक्स कर पाओगे, बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आप जो भी करना चाहते हो, यानी कि आपको अगर करना है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस तो वो आप कर सकते हो, ओके। और इसमें भी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रीफेस से। प्रीफेस यानी कि आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स, सर्कल्स क्या होता है, टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, थ्योरम 10.1, 10.2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक होगा और थोड़े क्वेश्चंस होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर ये जो होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड, तीन पार्ट्स आप कह सकते हो, दो पार्ट्स इसीलिए क्योंकि पहला जो होगा आज पूरी थियरी कवर होगी, दूसरा जो होगा उसमें एक्सरसाइज हम 10.2 कवर करेंगे, और जो होगा नेक्स्ट वाला लेक्चर उसमें हम आरडी शर्मा कवर करेंगे। सो आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है वो थियरी हम कंपेयर करेंगे कि थियरी कैसे होती है, मतलब थियरी हम निकालेंगे फटाफट। हु एम आई, मैं हूँ रिदम शाह और मैं एक 12 पास आउट स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी 10th में 90.4% आए थे मेरे, और मैथ्स में मेरे 98 मार्क्स थे। सो आप मेरे साथ रहो और मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते उसकी एनालिसिस करके मैं आपको दूंगा एक प्लेट में। सो आपको क्या करना है, आपको बस मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से किए तो एक कंसंट्रेशन तो बनता है, और उसके साथ साथ बस सब्सक्राइब करना, और इम्पोर्टेंट जितनी भी अपडेट्स हो गए वो आप सबको मिलते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि आपको एक नोटबुक और पेन और पेपर या जो भी है आप लेके बैठोगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पॉज करके लिख भी सकते हो। नोट्स नहीं प्रोवाइड करने का एक इम्पोर्टेंट रीजन था मेरा कि नोट्स अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो आप नोट्स बाद में डाउनलोड करूंगा, ऐसे टाइप की मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ोगे। सो ये मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए आप पॉज करके नोट्स लिखोगे, जिसमें आप सीखोगे भी, समझते जाओगे और नोट्स लिखते जाओगे। सो नोटबुक और पेन जो होगा वो आप लेके बैठोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 10 सर्कल से। वन बाय वन समझते हैं क्या होता है। पहली बात, सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसा शेप होता है जिसमें एक सेंटर फिक्स्ड होता है, और इसमें एक फिक्स्ड लेंथ होती है सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक, इसे कहते हैं हम रेडियस। सो हम ऐसे डिनोट करते हैं इस सर्कल को। सेंटर ये सी होगा, सेंटर ओ कॉमा रेडियस आर, ये होगा हमारा बेसिक्स, ओके। अब हम बात करते हैं, अगर मैंने बोला कि मैं एक कह सकते हो एक आर्चरी या राइफल शूटिंग आपने देखी होगी। सो मैंने वैसे ही एक चीज ऑर्गेनाइज की थी। मैंने तीन लोग को बंदूक दी थी और उसके अंदर बुलेट के बदले लाइन दी थी। क्या दी थी? लाइन। मजाक कर रहा हूँ, बस समझाने का एक तरीका है। तो मैंने एक लाइन दी थी। सो लाइन में क्या होगा, पहला वाला केस लेते हैं। पहला जो टारगेट था वो हो सकता है किसी का मिस हो गया हो सकता है ना। तो जब ये सर्कल जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर है, उसका जब ये लाइन जो है एल वो मिस हो गया शूट करने के वक्त, तो उसे कहेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग। ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करा तो हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, ओके।
ये हमें समझ में आ गया। दूसरा केस, उसका इससे अच्छा टारगेट होगा तो वो एक ऐसे रे छोड़ेगा जो मान लो टच करके चला गया, तो वो टच करने की जो लाइन है वो सर्कल के लिए टेंजेंट कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस सिलेबस के लिए। और तीसरा जो होगा वो ऑफ कोर्स छू के चला गया अंदर से आर पार, तो उसे हम कहेंगे सीकेंट। ओके, सो फटाफट पेन और पेपर निकालो और मैं जो डेफिनेशंस लिखवाता हूँ वो लिखो। सीकेंट का क्या डेफिनेशन होता है? ओके, तो लिखो सीकेंट का डेफिनेशन लिखो, फिर हम नेक्स्ट पेज में जाके आगे डिस्कस करते हैं। सीकेंट का एक बेसिक डेफिनेशन लिख लो कि अ लाइन व्हिच intersects the circle, a line which intersects the circle in two distinct points। आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि होता क्या है, बस उसे इंग्लिश में लिखना है। ओके, जो बोर्ड्स को फॉर्मेलिटी कहलाता है। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, समझना, टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, बस ये हो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, ओके, टेंजेंट होता क्या है? सो लिखो यार टेंजेंट, टेंजेंट की डेफिनेशन। टेंजेंट की डेफिनेशन में ये लिखो कि अ लाइन व्हिच intersects the circle, which intersects the circle, which touches the circle, लिख सकते हो, which touches the circle in only, टच कर रहा है in only one point। अब कुछ भी लिख सकते हो डेफिनेशन, कोई प्रेशर नहीं है, बट जो मेन कीवर्ड्स होने चाहिए यानी कि टच, बोर्ड्स में ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कहते हैं। ओके, बाकी तो आपको एग्जैजरेट करके सब लिखना होता है। ओके, तो लाइन विच टचेस द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट, ये आपको समझ तो आ गया होगा कैसे टच करके जा रही है एक पॉइंट पे। इसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये सर्कल का सरफेस है, ये जो लाइन है ये इसको टच करके ऐसे जा रही है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे। ओके, नाम दे देते हैं। ओके, बस यही चीज थी। अब हम थ्योरम पढ़ेंगे। अब थ्योरम आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा, और जो मेरे बेसिक लेक्चर सारे देख चुके हैं वन शॉट के, उसको पता होगा ट्राइंगल्स अभी बाकी है। सो ट्राइंगल्स में भी प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि प्रूव दैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक सर्कल्स। ओके, थ्योरम हेडिंग मारो, थ्योरम 10.1। ओके, ये इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स है, दो थ्योरम्स है हमारे। आर.डी. शर्मा में 4-5 थ्योरम दे रखे क्योंकि उन्होंने थोड़ा अपने से अंदर ऐड किया, बट ये दो थ्योरम्स है उससे सारे प्रूफ हो जाते हैं। थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट, अब आपको बोर्ड्स में एक फिक्स स्टेटमेंट पूछेगा। फिक्स स्टेटमेंट यानी कि थ्योरम्स जो होते हैं वो एक स्टेटमेंट को के ऊपर प्रूव होते हैं। एक स्टेटमेंट खुद को बता रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, लाइक स्टेटमेंट बता रहा है। ओके, सो थ्योरम जो होते हैं उसका एक, अगर आपको एग्जाम में ये फ्री के मार्क्स मिल जाए तो इसे ग्रैब करने के लिए आपको इसके स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो लिखो स्टेटमेंट मेरे साथ। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius, through the point of contact, यानी कि जहाँ पे वो जो टेंजेंट था, जो लाइन थी, उसने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट यानी कि मान लो ये सर्कल है, सर्कल का एक टाइप है, ये इसको ऐसे छू के जा रहा है एक पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। ये हमारी बेसिक स्टेटमेंट है। ओके, अब इसे प्रूव करते थोड़ा, तो डायग्राम कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि मान लो ये सर्कल है, ओके, ये टेंजेंट इसको छू के चली गई।
नाम देते थे इसको x,y। अब मान लो ये सेंटर O है और ये कुछ है C पे, ये मिल रहा है, एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर है तो उसको ये जो छू के जा रही है वो उसके साथ रेडियस जो है उसके साथ परपेंडिकुलर सबटेंड करता है। ओके, तो इसे प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं इसे। तो जब आप प्रूव द फॉलोइंग करते हो तो आपके थोड़े बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं, आपके थोड़े बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं, वो आपको पता चल गया है। अब थोड़ा गिवन चीज हमें फॉलो करना है। गिवन चीज यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, एक फॉर्मेट होता है जब आप प्रूव करते हो। और ये बोर्ड में ये ध्यान रखना, ये जो स्टेप्स होते हैं वो फ्री के मार्क्स। अब फ्री के मार्क्स क्यों कह रहा हूँ, मान लो आपको कल को अगर एग्जाम में आपका दिमाग नहीं चला और कोई प्रूव द फॉलोइंग आपको आ जाएगा ये लेक्चर के एंड पे, बट हो सकता है ना कभी तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो सकता है। सो अगर मान लो आपको नहीं आया तो आप सिर्फ इस फॉर्मेट सीख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, फॉर्मेट और डायग्राम। तो क्या क्या फॉर्मेट है, पहला गिवन लिखो कि आपको स्टेटमेंट मिलना है तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर लिखो टू प्रूव यानी कि प्रूव दैट, यही आप लिख सकते हो, टू प्रूव क्या प्रूव करना है। ओके, फिर लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन इफ नेसेसरी, अगर कंस्ट्रक्शन नेसेसरी है, मान लो किसी को ज्वाइंट करना है खुद से, ऐसे कुछ करना है तो कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। और दूसरा होगा प्रूफ, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। ओके, तो बस ये चीज हम फॉलो करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गिवन। गिवन में क्या हुआ, गिवन में हमें ये पता है डायग्राम के वजह से, गिवन में क्या था, गिवन में अ सर्कल CO, R, okay, and a tangent XY नाम दे देते हैं, and a tangent XY, बस at point P point C ले लेते हैं। ओके, टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखा होगा या तो बैक करके आप वापस आ सकते हो। ओके, देख लिया आपने, ओके पॉज करके देख लेना। तो OC अगर मैं मानूं उस रेडियस को वो परपेंडिकुलर है XY के, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हाँ ओके, अब कंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं, तो मैं प्रूव कर रहा हूं, ओके, बट मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर देता हूं कि हम करने क्या वाला है इसमें। ओके, मान लो ये सर्कल है और ये उसका XY और ये इसका सेंटर O और ये उसका ये रेडियस C। अब हमें क्या पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होती है, जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होती है, स्मॉलेस्ट लेंथ होता है। तो अगर मैं इधर कंस्ट्रक्शन करूं कि एक ऐसे पॉइंट ले लूं D जो सर्कल को मिल रहा है R पे, और मैं प्रूव कर दूं कि ऐसा कोई भी पॉइंट, मान लो ये है और ये C है, तो C के नजदीक अगर कोई भी पॉइंट में मान लो छोटा सा E, वो भी अगर मैंने इसको बड़ा प्रूव कर लिया, यानी कि OE को OC से बड़ा प्रूव कर दिया, यानी कि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लो और इनफाइनाइट अपने साइड्स खींचते जाओ, तो भी आंसर वो ही आएगा, यानी कि वो बड़ा आएगा। ओके, बड़ा आएगा इसका मतलब क्या है, OC सबसे छोटा है सबके अंदर, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बस यही करेंगे हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्या करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट D, यानी कि पॉइंट एक D लेंगे, टेक अ पॉइंट D, बट वो C नहीं होना चाहिए, यानी कि C के अलावा वाला पॉइंट। टेक अ पॉइंट B अदर देन C on XY
लेट एंड ज्वाइन ओडी, पहले ज्वाइन कर देते हैं। लेट ओडी मीट द सर्कल एट आर, यानी कि मैंने ये ओ बनाया, ये कुछ डी था, कुछ हमारा ये था, ये ओ जो है वो ऐसा कुछ जा रहा था, तो ये जो है ये इसको आर पे मिलता है, बस यही मैं कहना चाह रहा था। ओके, ये भी समझ में आता है। ओके, अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये लिख लो और मैं ये रब कर रहा हूँ। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले डायग्राम रेफरेंस में लेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे प्रूफ में। ओके, ये भूलना मत, या तो गिवन के पहले ही डायग्राम बना देना। ओके, गिवन के पहले ही मैं आपको बताऊंगा कि गिवन के पहले ही बताना है, ठीक है, मैं एडवाइस दूंगा कि गिवन के पहले ही बताना। और ये सी है, और ये जो है ये डी पॉइंट है, इसे अलग कलर से लिखते हैं, ये डी पॉइंट है, और ये इसको आर पे मिलता है। अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता है, OD इज ग्रेटर देन OR, दिख ही रहा है, ये आपको दिख रहा है ना कि पर्पल वाला जो है वो OD है। ओके, तो मैंने OD इधर लिख दिया, और वो क्या, ये OR दिख रहा है आपको, ये OR इससे तो बड़ा ही है ना। ओके, इसके पहले और एक चीज लिख लेते कि क्या OR और OC बराबर है। ऑफ कोर्स है, क्यों, तो ये साइड में जगह नहीं थी, बट आप लिखोगे रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल आप लिखोगे। ओके, फिर OD इज ग्रेटर देन OR। अब क्या लिखेंगे, OD इज ग्रेटर देन OC। OD ये जो पूरा था, ये जो पूरा जो लेंथ था ये वाला, और ये OC से बड़ा है। क्यों, क्योंकि मैंने OR के बदले OC पुट कर दिया, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि OR इज इक्वल टू OC। ओके, ये हमें समझ में आ गया। ओके, अब क्या खत्म, दस स्टेटमेंट में लिखेंगे, दस OC इज द स्मॉलेस्ट लेंथ फ्रॉम सेंटर O टू टेंजेंट XY। thus therefore लिखेंगे OC is perpendicular to XY। कि ऐसा कोई भी पॉइंट ले लो, इतना ये पॉइंट C है, इससे थोड़ा सा मान लो 0.001 मीटर पे भी वो जो होगी O के साथ वो OC से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि OC सबसे छोटा है, ये प्रूव होगा, और जो छोटा है वो परपेंडिकुलर है। OC is perpendicular to XY, प्रूव। हेंस प्रोडक्ट जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ओके, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं केसेस। हेडिंग मारो केसेस। केसेस में क्या डिस्कस करेंगे अब, पहला केस। अब केसेस में हम ये डिस्कस करें कि टेंजेंट कौन से पॉइंट पे बन सकता है। तो पहला, नो टेंजेंट इज फॉर्म्ड इफ the point
lies inside, if the point lies inside the circle, the point lies inside the circle. क्या इसका मतलब क्या है भैया? कुछ समझ नहीं, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला देखो ध्यान से, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मान लो कि सेंटर के अलावा मैंने एक पॉइंट माना P, अब इससे लाइन खींचते जाओ, तो ये टेंजेंट बन पा रहा है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता। ओके, तो रेफरेंस के लिए है, आप जब लिख रहे हो तो एक छोटा सा डायग्राम बना के ऐसे बता देना कि पॉइंट P से कोई टेंजेंट ऐसे जा नहीं रही। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे वन एंड ओनली वन टेंजेंट, one and only one tangent passes through the point. If the point lies, of course, on the circle, lies on the circle. Okay? ये मैं समझ में आ गया, बस वो यही है ना, यही तो हम करते थे, एक ही टेंजेंट पास करेगी। रेफरेंस के लिए ये भी बना देना, फटाफट कर देगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा आपके लिए, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लिए लंबा हो जाएगा और आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स पास, ये ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, आपको अगर बेसिक्स पता है तो। टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स pass through the circle if the point lies outside the circle, outside the circle. Okay, ऐसा बोल रहा है कि ये जो पॉइंट सर्कल है, अगर ये पॉइंट भी बाहर है, ओके, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, 2 पॉइंट पे T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो रब कर रहा हूं इन 3, 2, 1, अब थ्योरम 10.2 पढ़ते हैं। अब हम बात करते थ्योरम 10.2, तो मारो, अब बात करो हैशटैग थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स की बात है, यानी कि पॉइंट बाहर है। ओके, यही आएगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, खुद ही बोल रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट का जो लेंथ होगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि जो सर्कल है उधर एक पॉइंट है और ये दो जो अगर टेंजेंट है, तो अगर ये Pt1 और ये Pt2 है, तो ये बोल रहा है कि Pt1 इक्वल्स टू Pt2, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। ओके, सबसे पहले गिवन, पहले तो डायग्राम बना देते हैं कि मान लो ये सर्कल है, हमें क्या क्या दिया है, पहला एक्सटर्नल पॉइंट है, उसका नाम दे दिया P। ओके, फिर ये जो पॉइंट है इससे टेंजेंट बना दो 2। ओके, नाम दे दो इसका T1, इसका नाम दे दो T2, इतना हमें दिया है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे कि मान लो इसका सेंटर है कुछ O, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इस P को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे।
ओके अब हमें क्या थ्योरम 10.1 से पता है कि परपेंडिकुलर है, ये हमने कर दिया। अब गिवन में क्या लिखेंगे, हमें क्या कह दिया है, सर्कल सी ओ कॉमा आर, आर रेडियस मान लेते हैं। ओके फिर दिया है लेट द एक्सटर्नल पॉइंट बी पी, पी है एक्सटर्नल पॉइंट, एंड मीट द सर्कल एट T1 एंड T2। खत्म। टू प्रूव में क्या लिखा, टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है दैट T1 इक्वल्स टू T2। ओके अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा है, कंस्ट्रक्शन डॉट लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। एग्जाम में लिख दो यार, फिर बच्चे बोलेंगे भैया ने तो ऐसा बोला था, हमारा गलत हो गया। ओके एग्जाम में लिख के मत आना, कंस्ट्रक्शन ही लिखना। कंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइन OT1 OT2 एंड OP ओके कंस्ट्रक्शन ये हो गया। अब प्रूफ पे आते हैं, सो प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे लिखो, अगर आपको डायग्राम याद नहीं है, डायग्राम अगर डायग्राम आपने ध्यान से देखा होगा, डायग्राम में ओके मैं डायग्राम बना देता हूं। तो क्या आपको राइट एंगल दिख रहा है? ओके तो क्या अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंसी आपको आ गया, एच एस हमारे पास राइट एंगल है, एंगल T1 इक्वल्स टू एंगल T2 90 डिग्री है। दूसरा OT1 इक्वल्स टू OT2 रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या ये साइड हो गया? और हाइपोटेनस से तो OP इक्वल्स टू OP कॉमन, OP इक्वल्स टू OP कॉमन हुआ ना, RHS से प्रूव होगा, RHS से प्रूव होगा। अब RHS से अगर प्रूव हो गया तो कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि PT1 इक्वल्स टू PT2। चलो यही करते हैं अब आगे। इन ट्राइंगल OT1P एंड ट्राइंगल OT2P, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा किसमें करते हैं। पहला राइट एंगल लिखेंगे, एंगल T1 इक्वल्स टू एंगल T2 90 डिग्री, राइट एंगल लिख दो। हाइपोटेनस चाहिए, OP इक्वल्स टू OP कॉमन, और OT1 इक्वल्स टू OT2। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा हमारा साइड। ओके तो हेंस ट्राइंगल OT1P इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OT2P, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OT2P। अब यहाँ पे बच्चे ये लिख देते बाय RHS क्राइटेरियन। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते, बच्चे यहाँ पे ये गलती करते, OT1P और OT2P ऐसे ही हम नहीं लिख सकते, हमें पहले देखना पड़ता है कि क्या OT1 OT2 के बराबर है, क्या OP और OP, अगर मैं OP की बात करूं और मैं OP की बात करूं तो क्या वो सेम ऐसे आ रहे? हाँ आ रहे, तब जाके हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम T1PO इक्वल्स टू OT2P ऐसे नहीं लिख सकते, ओके, क्योंकि एंगल T1 इक्वल्स टू एंगल T2, तो ये सब इसको मैच कर रहा है, तब जाके ये लिखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट आपको 9th में पता ही होगा कैसे लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या, अब क्या बचा, सब तो प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट तो एक ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए, T1 इक्वल्स टू PT2 प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, सब सेम है, PT1 इक्वल्स टू PT2 भी होगा सेम।
खत्म, हमारा थ्योरम 10.2 खत्म हो गया। 10.1 क्या कहता था? 10.1 ये कहता था कि वो 90 डिग्री सबटेंड करता है। थ्योरम 10.1 से हमें पता चला, ये लिख देना रीजन में 90 डिग्री थ्योरम 10.1, या तो ऐसा भी लिख सकते हो 90 डिग्री के बदले कि वो जो होता है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो सेंटर के साथ 90 डिग्री सबटेंड करता है। ओके, और थ्योरम 10.2 से पता चला कि जो टेंजेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब आते हैं थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सो जा रहा है ये 3, 2, 1 सुप। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो था वो सीबीएसई 2000 में आया था, 2001 में आया था, 2002 में आया था और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आया था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये बहुत पुराना रिपीट हुआ था, मतलब शायद इसमें भी आ सकता है, गारंटी नहीं, बट हमें अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन था, लिख लेता हूं मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन आपके लिए ये कहता है, अ सर्कल इज टचिंग। ये जो क्वेश्चन है ये हम थ्योरम्स के यूज करके प्रूव कर सकते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। सो क्वेश्चन केबीसी मोड। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अ सर्कल इज टचिंग द साइड्स बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक कंप्यूटर जी का एडवाइस की डायग्राम बना के करना। ओके, अ सर्कल इज टचिंग द साइड्स बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पी touching AB and AC produced at Q and R respectively. PT यानी कि prove that AQ equals to half into dash। अगर आपके लिए आगे क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं वापस बोल दूं, a circle is touching the sides BC of triangle ABC at P touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that थोड़ा मोटा कर देगा, AQ equals to half into dash। क्वेश्चन आप, आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन इनके सामने लाया जाए इन 3, 2, 1। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सी बीसी साइड एंड डी मुझे क्या पता। आपके लिए सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। बताओ बताओ। ओके, सॉरी पर टाइम खत्म हो चुका है। अगर आपने डी मुझे क्या पता अगर लिखा है, या अगर जिसने भी इन दो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक किया होता, उन दोनों को ये मिलता।
क्योंकि डी मुझे क्या पता, अभी सॉल्व ही तो नहीं किया, इस सेकंड वाला क्वेश्चन ही नहीं है ये, तो कैसे कर सकते हो आप? और जिसने अगर पॉज करके 10 सेकंड के अंदर कर लिया होगा उसका बी आंसर राइट आ गया होगा। हाँ, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ए क्यू जो है वो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। बुरा मत लगाना, जस्ट ये थोड़ा इन्वॉल्व करे स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैंने ये थोड़ा किया। ओके, स्टार्ट करते प्रूव करना। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती मजाक भी होना चाहिए, तो कंटिन्यूस फिर पढ़ पढ़ के फिर कितना आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के आधे के बराबर है। अब डायग्राम लिखो, डायग्राम देखो, ये कुछ सर्कल है और इसे क्या बोलता है कि बीसी जो साइड है वो को पी पे टच करा है, यानी कि सर्कल जो है साइड्स बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि अगर एबीसी अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ओके, ऐसा कुछ ए बी सी, ओके, और ये जो बीसी जो है ये पी पे टच कर रहा है, फिर क्या बोला है, पी टचिंग ए बी एंड ए सी। अब अगर ये टचिंग ए बी एंड ए सी के बाद ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर, अब ये जो ए बी और ए सी को ऐसे प्रोड्यूस्ड किया यानी कि खींचा। अब ये थोड़ा डायग्राम एक्यूरेट नहीं बना, मैं वापस बना देता हूँ। ओके, तो ये जो है ये कुछ ऐसे टच करके जा रहा है, ये माइंड भावनाओं को समझो यार, डायग्राम को। ओके, तो बी जो है प्रोड्यूस टू क्यू ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस टू आर, ओके, रिस्पेक्टिवली। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये ए क्यू साइड है वो पूरे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आधा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये स्टेप लिखेंगे, पहला कि बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, क्यू एक्सटर्नल पॉइंट, या तो लिख सकते थ्योरम 10.2, मैंने बोला था ना 2 थ्योरम्स के ऊपर आप प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम 10.2 ने क्या बोला था, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट खींचो सर्कल की तरफ तो वो इक्वल होते हैं। पहले तो गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन तो नहीं है बट प्रूव दैट, ये आप लिखना आना चाहिए। ओके, प्रूव टू प्रूव और प्रूफ, तो ये डायरेक्ट प्रूफ से चालू कर रहा हूँ कि आप इतने मैच्योर इनफ हो चुके हो कि आपको ये लिखना आ जाए। बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, सिमिलरली सीपी इक्वल्स टू सी आर, क्या रीजन लिखोगे, सेम थ्योरम 10.2। ओके, अब और क्या है, क्या ए क्यू इक्वल्स टू ए आर भी हो सकता है, वो भी तो एक टेंजेंट है, तो सेम रीजन आएगा। ये आप डैश डैश मत करना, थ्योरम 10.2 लिख देना, ठीक है। ऐसा मत बोलना फिर भैया ने कि एग्जाम में एग्जामिनर को ये रीजन मत देना कि भैया ने बोला था। ओके, ए क्यू को मैं तोड़ सकता हूँ, ए क्यू को मैंने हथौड़ा लेके तोड़ दिया, तो किसमें टूटा हुआ, जहां पे जॉइंट होता है। अगर ये लकड़ी है और यहाँ पे कुछ हिंज या कुछ टूटा हुआ है पहले से, इसको मैं मारूंगा तो इधर से टूटेगा ना कि इधर से टूटेगा। ओके, तो ए क्यू को तोड़ूंगा तो ए बी प्लस बी क्यू हो गया, और ए आर को तोड़ूंगा तो ए सी प्लस सी आर हो गया। ओके, अब ए बी प्लस बी क्यू, अब क्या मैं बी क्यू के बदले पी बी या बीपी लिख सकता हूँ, क्यू इधर मैंने आपको बताया था इधर ऑलरेडी, और इसको इधर मैं अप्लाई करूँ तो ए सी को मैं सीपी लिख सकता हूँ। अब बोलोगे भैया आप ठीक तो बोल रहे हो, आपने इक्वल लिखा है, आपने रीजन में लिखा ही है कि जो पीबी और बीक्यू है एंड सीपी और सीआर है वो तो इक्वल है, बट आपने किया क्यों ऐसा। मैंने बोला अगर आप देखोगे तो ए बी प्लस बी क्यू, सीपी और ए सी, ये क्या पेरीमीटर में आ रहा है, पूरा ट्राइंगल इसमें कन्वर्ट कर दिया ना मैंने। ये हमारा काम का ही नहीं है, बीक्यू और सीआर हमारा काम का ही नहीं है, हमें इससे तो मतलब है, ये पूरा पेरीमीटर से तो मतलब है। ओके, तो मैं रब कर रहा हूं, 3 2 1, ऊपर वाला रब कर रहा हूं। ओके, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैंने बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, अब क्या, अब क्या होगा,
अब पेरीमीटर लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी को तो मैं वैसे ही रखूंगा, क्या बी सी को मैं बी पी प्लस सी पी क्या पी सी तोड़ सकता हूं? और क्या अब मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं, यानी कि ए बी प्लस पी बी को बीपी को और सीपी प्लस सीए को। ओके, अब हमें बाय इक्वेशन 1 यानी कि 1 से हमें क्या पता है कि ये दोनों इक्वल है, तो 2 इंटू ए बी प्लस बीपी लिख लिया। समझ आया? ए बी प्लस बी क्यों लिखा मैंने? दोनों तो, अरे x प्लस एक्स क्या होता है 2x ना। ओके, तो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ए बी प्लस बीपी जो है वो कुछ ए क्यू के साइड कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ, क्योंकि ए क्यू लाना है ना एट द एंड। ये पेरीमीटर मैं से डैश डैश कर रहा हूं, यानी कि आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखते जाना है। ओके, अब क्या मैं ए बी प्लस बीपी के बदले बी क्यू लिख दूं? क्यों? क्योंकि हमें पता है पहले से कि बीपी इक्वल टू बी क्यू होता है। अब क्या ए बी प्लस बी क्यू को मैं जोड़ू, टूट जहां से गया था वहां को उसमें ऐसे जोड़ू, ऐसे इसको मैंने इसको और ये जोड़ दिया और छोड़ दिया, तो क्या वो ए क्यू जैसा नहीं बन गया? इधर जो ए क्यू जैसा साइड है वो नहीं बन गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू ए क्यू। हाँ ना, हाँ या ना? ओके, अब ये 2 मल्टीप्लाइड में इक्वल टू के बहुत सारा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए क्यू इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हेंस प्रूव्ड। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो बहुत इजी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिसने भी लास्ट क्वेश्चन अगर आंसर कर लिया ना 10 सेकंड के अंदर, वो पॉज करके भी अगर किया होगा तो उसका अप्रोच अच्छा है। ओके, और आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा उदास मत हो, वो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। ओके, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भैया क्या कह रहा है अंग्रेजी? मैंने बोला रुको मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये ऐसा बोल रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स का पहले मतलब समझते। कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी कि ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर एक ही हो, सेंटर कॉमन हो और उसके रेडियस अलग हो। ओके, तो इसको हम नाम दे देते C1 और C2। ओके, ये हमें समझ में आ गया। अब कोड क्या होता है? कोड अगर आपने 9th में ध्यान से पढ़ा होगा, बोले एग्जाम नहीं हो पर पढ़ा तो होगा ना, तो कोड क्या होता है? सर्कल का ऐसा जो दो एंड्स को मीट करता है, मीटिंग द टू एंड्स, और डायमीटर भी लॉन्गेस्ट कोड होता है। तो वैसे ही एक कोड है इसका, बड़े वाले सर्कल का, C2 वाले सर्कल का, वो कोड ये रहा, नाम दे देते हैं AB, और ये इसको मिल रहा है P पे। अब ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि, अब हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो लार्जर सर्कल जो होता है वो इस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि AP इक्वल्स टू PB हमें प्रूव करना है। ओके, हमें ये प्रूव करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये बाइसेक्ट होता है। मैंने बोला इसके दो मेथड हो सकते हैं, पहला आम जिंदगी और दूसरा मेंटोस वाली मेथड, यानी कि मेंटोस वाली जिंदगी। तो देखते हैं कौन सी मेथड हम अभी। अब आपको गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ लिखना तो आ गया। ओके, तो पहली वाली मेथड सिंपल अगर देख सकते हो, तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर दूं ओ को और ओ को बी के साथ, और ये परपेंडिकुलर बनाता है, थ्योरम 10 पॉइंट ई परपेंडिकुलर सबटेंड करता है, C1 के लिए वो परपेंडिकुलर सबटेंड करता है, तो RHS से हम प्रूव कर सकते हैं कि AP इक्वल्स टू PB। ओके, AP इक्वल्स टू PB ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ये तो था मेथड 1, बट अब मेथड 2 यानी कि मेंटोस वाली मेथड हम देखते हैं। मेंटोस वाली मेथड ये कहता है, 9th में अगर आपने पढ़ा होगा कि ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट था कि एक सर्कल का सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि वो बाइसेक्ट करता है। यही था ना कि ऐसे लिखेंगे तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यही तो स्टेटमेंट था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, तो क्या आप देख पा रहे हो? अब ध्यान से वो सर्कल की तरफ देखना। मैं
देखो अब मैजिक, कभी कभी आपके पास ही आंसर होता है पर आपको पता ही नहीं चलता। तो अगर मैं ये C1 सर्कल हटा के देखो हट गया, तो क्या आपको दिख रहा है ये उसका कॉर्ड है? क्या आपको दिख रहा है कि उसका ये कॉर्ड है? तो कॉर्ड है और उसका परपेंडिकुलर है, तो क्या वो बाइसेक्ट नहीं करेगा कॉर्ड को? सिंपल। अब वो सर्कल को वापस ला देते, खत्म। क्या इसमें तो इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो बस मेथड 2 में यही था कि परपेंडिकुलर स्टेटमेंट लिख लेना आप प्रूफ में, गिवन टू प्रूव लिख देना, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, कंस्ट्रक्शन कुछ होगा नहीं, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, हेंस AP इक्वल्स टू PB। क्यों? क्योंकि C2 सर्कल का AB कॉर्ड है। ओके, लिख लेना कि द सर्कल AB is the chord of circle C2 and meets the circle C1 at P। बस इसी के साथ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे एक्सरसाइज 10.2 निकालेंगे साथ में बैठ के। और ये थोड़ा क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा पहले आपको थियरी कंफर्म करनी होती है कि थियरी आपको बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। तो ये जो लेक्चर होगा ये आपने थियरी पूरी कवर कर चुके हो आप। ओके, अब आप जा सकते हो RD शर्मा या कोई भी कर सकते हो, कोई भी